बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। फाइनेंस एक्ट के ऊपर हमने लास्ट टाइम भी बात की, कोशिश की कि दोस्तों के साथ मिलकर चला जा सके, कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। आज का मकसद भी सिर्फ यही है कि कुछ आप लोगों तक बात पहुंचाई जा सके जो हमने ऑब्जर्व की, और कुछ आप लोगों से सीखा जा सके। आप लोगों के सवालों के मुंतज़िर रहते हैं कि आप सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवाल ही हमारे लिए मोटिवेशनल एक्ट होता है, जिसकी वजह से हम दोबारा कुछ नया पढ़ते हैं और आप लोगों के लिए नई तैयारी करके आते हैं। आज फिर हमारे साथ हसन अली कादरी साहब मौजूद हैं। आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप चेयरपर्सन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। आज हमने फाइनेंस एक्ट में आने वाली सिर्फ दो चेंजेस को हाईलाइट किया, एक सेक्शन 21S को और दूसरा 21Q को। आजकल मार्केट में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा शोर है, हर ट्रेडर परेशान है कि 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन बैंक में कैसे जमा होगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा, डिसअलाउंस क्या चीज़ है। उसके रिगार्डिंग सवाल भी करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे जो सवालात हों उनके जवाब भी दे सकें। हसन साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? 21S आपने किस व्यू से देखा? हम सिर्फ आपका व्यू समझना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं 21S क्या है। अच्छा, 21S के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब मज़ीद अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट के ज़रिए 21S की, तो इसमें मैटर ये आ रहा है कि देखें 21S आपको ये कहता है कि अगर आप सेल करते हैं 2 लाख रुपए से ऊपर की और उस सेल को आप डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, यानी 2 लाख रुपए, यानी मैं कहता हूँ ये 2,05,000 की मैंने सेल की सपोज आउट, और मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया सादा अल्फाज में, तो उस सेल से रिलेटेड मुतलका जो एक्सपेंडिचर होंगे वो मुझे 50% डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। क्योंकि देखें जो सेक्शन 21 है वो तो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करता है ना जी, कि कहाँ कहाँ डिसअलाउंस होगी। तो वो ये कहते हैं कि जी आपको 21S के अंदर अगर आप सेल करते हैं 2 लाख से ऊपर की तो आपको अल्टीमेटली वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बात जो है ना एक्सपेंडिचर की गई है, तो एक्सपेंडिचर से मुराद ऑल एक्सपेंडिचर्स हैं अदर देन परचेजेस। इसमें परचेजेस की बात नहीं की गई। तो इनिशियली मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है इसमें मामला ये आएगा कि जहाँ जहाँ आप कैश डिपॉजिट कर रहे होंगे 2 लाख से ऊपर, और जहाँ जहाँ आप बेसिकली उसके अंदर आप देखेंगे कि इनवॉइस 2 लाख से ऊपर काट रही है उसकी, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपने कैश सेल की और आपने डिपॉजिट कम अमाउंट का भी कराया और आपने 2 लाख से ज़्यादा की इनवॉइस काट दी तब भी प्रॉब्लम है। अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा कैश जमा करा दिया और इनवॉइस कम काटी तब भी प्रॉब्लम है मेरे नज़रिए के मुताबिक। तो इसको दोनों नज़रियों से देखने की ज़रूरत है। तो वैसे बाय लॉ तो यही है कि 21S में कहा गया है कि जी इनवॉइस जो है वो उस हिसाब से, लेकिन अगेन ये बैंक डिपॉजिट के साथ भी लिंक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ऐसा, जिस तरह 21L के ऊपर हमारा वो बड़ा रहा चर्चा और एडिशनल भी होते नहीं ऑडिट के। जी। अब हम 21S के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा उन्होंने कि एक्सीड्स करेगी वैल्यू 200,000 रुपीज़ से। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पहली बात तो क्या बैंक्स को ये बैंक का इसमें रोल क्या है? बैंक तो देखें अभी तक क्या हो रहा था कि अगर FBR ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी तो सबसे पहले बैंकों को चाहिए था कि लोगों को बताते कि सर आप ये जमा करवा रहे हैं, जी इस पर ये नया सेक्शन लागू हो चुका है। जी हाँ, अभी भी धड़ाधड़ पैसे जमा हो रहे हैं जिन लोगों को बाद में जहमत आएगी इस चीज़ की। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये तो जिन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई वो लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं। कुछ दोस्तों की कॉल आई और उन्होंने कहा जी हम बैंक गए थे, बैंक ने कहा जी बिल्कुल परेशान ना हो, आपको कोई टेंशन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि डिसअलाउंस करेंगे 21S के तहत 2 लाख रुपए से ऊपर की चीज़ को, जी इसके थोड़ा सा इसके बैक साइड में जाते हैं। मैं 21L के हवाले थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। उसके अंदर वो कहता था कि जी वो एक्सपेंडिचर जो नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज होंगे वो नहीं आएंगे, और यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रैवल, पोस्टेज एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इसके अलावा जो होंगे बाकियों को वो छेड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या 21S भी उस एम्बेट में आता है? देखिए 21S में बिल्कुल, देखें असल में ना ज़ेब साहब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि लॉ में ना एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा होती है हमारी। ये अनफॉर्चुनेट है। कुछ जो हमारे दोस्त हैं जो लॉ को समझते हैं वो लिंक भी कर पाते हैं कि जी एलोकेशन जो है उससे मुराद वही है जैसे आप एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर करते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेल है, तो पहले ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेल है। और फिर जैसे आपने कहा कि जी इसमें जो यूटिलिटी बिल्स हैं या बाकी जो सारे मामला आते हैं वो इसमें आते हैं कि नहीं आते, वो भी डेफिनेटली देखना होगा। लेकिन इसमें जो आपने बड़ी अच्छी एक बात की ना बैंक के हवाले से, वो बड़ी आपने मुनासिब बात की है कि देखिए अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझें ना, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैं यहाँ पे आपके तरफ से कहना चाहूँगा
कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बहुत सारे दोस्त नहीं समझते। तो उसमें क्या होता है कि वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको सामने एक एग्जांपल रखने लगा हूँ कि एक दोस्त ने 50 लाख रुपया कैश जमा करा दिया बैंक में। अब वो कहेंगे कि जी कानूनन हमने इनवॉइस 2 लाख से नीचे नीचे की थी हमारी, यानी एक पार्टी नहीं 50 लाख रुपया जमा करा दिया, ठीक है, लेकिन इनवॉइसेस उसको 10 हुई 50 हुई, तो वो 2-2 लाख से नीचे की थी। तो कानूनी तौर पे वो फिर उसमें डिसअलाउंस के एम्बेड में नहीं आता, क्योंकि एक मसला ये भी आएगा कि ऐसा मुमकिन तौर पे हो भी सकता है कि किसी एक कैश जमा हुआ है आपका, क्योंकि देखें ना कैश मैं तो इकट्ठा करता रहा हूँ, अब मैं अलग अलग कैश तो नहीं जमा कराऊंगा। इसकी मुराद मेरी ऐसे है कि जैसे मैं एक रिटेलर हूँ या कोई ऐसा कारोबार कर रहा हूँ जो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपने कैश को बैंक करता है, तो उसमें भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। अगेन इस कानून के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओपन एंडेड चीज़ें छोड़ी गई हैं जिसको कि प्रॉपर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है। जैसे आपने कहा ना बैंक तो कैश एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इनवॉइस जो है उसके, क्योंकि बात यहाँ प्रैक्टिकली इनवॉइस की गई है। सर देखिए, ओपन एंडेड की बात करें ना हम, तो सेक्शन 21 जो अपने एम्बेड में कहता है, वो कहता है कि उसका पूरा अगर हम सिनेरियो देखें, वो कहता है डिस्करेज कैश ट्रांजैक्शंस, जी 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 जी, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ऐसे ही है, इनकरेज ऑडिटेबिलिटी। हाँ, ये 3 उसके मेन फोकस है सेक्शन 21 के। बिल्कुल ऐसे। अब ऐसे उसका सेक्शन ये कहता है कि आप 2 लाख रुपए से एक्सीड करेंगे जी जी, तो मैं आपके उस 2 लाख के अगेंस्ट जितने खर्चे आप क्लेम करेंगे मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा, यानी वो कहता है जी 50% तक डिसअलाउ कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें अगेन ये भी देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे बिल्कुल उसके कुछ तरीके कार हैं, जैसे हम फाइनल टैक्स और नॉर्मल टैक्स रजीम को, जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं जानते ही होंगे कि हम उसको अपोर्शनमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अभी सर हम इससे बड़ा इस बड़े एम्बेड में नहीं खेलते। अभी तो कहना चाह रहा हूँ ना कि फ़र्ज़ करें कि जैसे एक सेल की आपने 4 लाख की, तो आप कैसे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जी इस 4 लाख की सेल से रिलेटेड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, क्योंकि उन्होंने कहा एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू दैट सेल। अब कौन से वाले एक्सपेंडिचर उससे एट्रीब्यूटेबल है नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी ये वाला जो एक्सपेंस था मेरा इस वाली सेल से एट्रीब्यूटेबल नहीं था, तो वो अगेन एक डिबेटेबल बात आ जाएगी। देखिए अभी आपने एक बात इसमें की कि एम्बिग्विटी, जी 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 जी, ये तो हमारा शुरू से एक रहा है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जब लॉ बनता है कोई, जी जी, उसमें एम्बिग्विटी होती है, हाँ जी, तो या तो टेबल टॉक से खत्म होती है, जी 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 जी, या रिट्स के जरिए रिजॉल्व होती जी है, जी जी, या नए फाइनेंस एक्ट में जाकर उन गलतियों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, या विड्रॉ कर लिया जाता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर हमने बात की 2 लाख रुपए की रसीद की, जी जी जी, क्योंकि 2 लाख से ऊपर होगी। अब मिसाल के तौर पे एक टियर 1 का रिटेलर है, मैं तो अभी एक जनरल मिसाल लेता हूँ ना, हम छोटे लेवल पे आ जाते हैं, और वो किराने की दुकान चला रहा है और वो रिटेल कर रहा है, और उसकी रिटेल फी इनवॉइस उसकी हो रही है 500, 700, 200, 400, 1000, 2000, 5000, 7000, जी जी, और वो दिन में अपनी इनवॉइसेस काट रहा है 8000, 10000, जी जी, और वो उसका कैश इकट्ठा करके जाके बैंक को देता है। जी हाँ सही है। अब डेली 5000, 4000, 3000 जो बंदा इनवॉइसेस काट रहा है, जी, उसको पहले मंथली मल्टीप्लाई कर लें, जी ऐसे ही, फिर उसको एनुअली मल्टीप्लाई कर लें, और सीजन ऑफ सीजन को डाइवर्सिफाई कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑडिट के टाइम पहली बात तो ये है कि क्या हमारे पास इतना एलिजिबिलिटी ऑफिसर्स की है कि इतनी इनवॉइसेस को उस ऑडिट में देख लेंगे कि किसको अलाउ करना है और किसको डिसअलाउ नहीं करना। और ये जो एक एक इनवॉइस है 3-3 हज़ार की, ये सारी 3-3 हज़ार की हैं, 4-4 हज़ार की हैं, 2 लाख से ऊपर भी गई हैं। सेकंड चीज़, मैंने आप समझ एक चीज़ तो ये है कि आपने अपॉर्शनमेंट की बात की अभी, तो अपॉर्शनमेंट में तो हम ये समझेंगे ना कि 2 करोड़ रुपए की सेल्स हुई, 2 करोड़ रुपए की सेल्स में से 50 लाख रुपए की सेल्स कैश सेल्स हुई। अब इस 50 लाख के अगेंस्ट जो मैंने खर्चे क्लेम किए हैं उसका 50% आप डिसअलाउ कर देंगे। जी जी, इसमें तो कोई बहस नहीं। जी जी, यानी उस 2 करोड़ में से 50 लाख निकल गया, 1.5 करोड़ की सेल को आपने मान लिया, उसके अगेंस्ट जो मैंने खर्चे कहे वो भी मान लिए। जी जी, यानी वो आप किसी भी एम्बेड में जाके एड बैक करें वो अलग चीज़ है, 21 से बाहर निकल गया। जी 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 जी, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने खर्चे किए 2 करोड़ रुपए के, जिसमें से 1.5 करोड़ को आपने अलग कर दिया, अब 50 लाख की अपॉर्शनमेंट रह गई। उस 50 लाख के अगेंस्ट मैंने खर्चे आपके क्लेम किए 30 लाख रुपए के। जी, वो 30 लाख रुपए के 100% खर्चे, हम ये एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि 100% खर्चे मैंने थ्रू बैंकिंग चैनल किए। जी जी, जहां जहां टैक्स काटना बनता था वो भी काट लिया। बिल्कुल ऐसे। अब आपके पास कौन सा बीच में ये फ्लॉ रह गया जिसके ऊपर आप ये कहेंगे कि ये खर्चे मैं डिसअलाउ करने लगा? सर वो देखें ना, इसमें ये है कि देखें जो 21S है वो बताते खुद एक लॉ है ना, तो हम ये नहीं कह सकते। वो जाहिर है एक अलग डिबेट है कि रेटेबल बात आ जाएगी या इसके अंदर लीगल इम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि जब एक चीज़ एक जगह असेस होकर अलाउड है तो दूसरी जगह आप कैसे कर सकते हैं। वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है,
लेकिन देखें अगेन 21S तो अपनी जगह लाए करेगा ना। और सर मैं तो 21S कहता की हूँ चलिए हम ये implication इस अपनी मिसाल जगह को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, हम सिर्फ सेल ही 50 लाख की मान लेते हैं, है। सही, और उस 50 लाख की सेल पे जो खर्चे थे वो थ्रू बैंक हुए, बिल्कुल ठीक है, जहाँ डिडक्शन होनी थी हो गई। बिल्कुल ऐसे। अब 21S की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी? वो बात आपकी ठीक है कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो और बात मैं जो अपने दोस्तों की नॉलेज में लाना चाहूँगा कि देखें हम जो है ना थोड़ा सा 21S को बहुत ईजी ले रहे हैं, और जैसे आपने भी कहा कि बैंक्स भी कह रहे हैं कि जी आप जमा करा दें कुछ नहीं होगा। अभी दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का भी मामला चल रहा है, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन का मामला चल पड़ता है तो फिर ये 2 लाख वाली बात जो है हम ज़्यादा हाइड नहीं कर सकेंगे फ्रेंकली स्पीकिंग। तो 2 लाख वाली बात जब सामने आएगी कि जी हमने इनवॉइसेस 2 लाख से ऊपर काटी हुई हैं और अल्टीमेटली हमने कैश सेल की, तो इसकी इम्प्लीकेशन अपनी जगह आएंगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्चुअली इसका मकसद भी यही है कि जो आपने बात की ना कि जी कैश बेस्ड इकॉनमी को क्या कहते हैं आप डिस्करेज कर रहे हैं। हाँ, इसमें मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसा कोई मामला है तो वहाँ पे एक तो इसको जो है ना वो होना चाहिए, इसके अंदर जो 50% की डिसअलाउंस है इसको कम करना चाहिए, और जो डिसअलाउंस की परसेंटेज है अगर आप इसको लिंक करें 21Q के साथ, तो अगर आपका मकसद यही था कि आप इस चीज़ को डिस्करेज करें, एक होता है पेनलाइज करना सर, एक होता है डिस्करेज करना। वो हम और आप भी समझते हैं कि पेनलाइज करने का मतलब क्या है कि मैं कहूँगी जी मैं सारे के सारा आपका एक्सपेंडिचर ही नहीं मानता। अब देखना एक कारोबार हुआ है तो उस कारोबार में ऐसा तो नहीं कि खर्चे जेनवन नहीं होंगे, जेनवन तो होंगे। हाँ, ये किया जा सकता था जैसे 21Q के साथ अगर आप लिंकअप करें जो एग्री प्रोड्यूस से रिलेटेड है, तो अगर उसके बारे में हम बात करें और इसका मुआवजा करें तो 10-15% की अगर रेंज रख ली जाती तो ज़्यादा बेहतर था। सवाल बीच में रह गया जो हमने भी शुरू किया था कि क्या 21L वाले एम्बर्ट के अंदर जो चीज़ें वो कहता था कि ये इसमें नहीं आती, जैसे यूटिलिटी बिल्स से जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, जी, जी। इलेक्ट्रिसिटी लेस्को हो गया, PTCL हो गया, जी सुई नॉर्दर्न गैस हो गया या वासा हो गया, जी इसके अलावा फ्रेट ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसके बाद एयरलाइन वगैरह के टिकट्स, जी जी रजिस्टर्ड पोस्टेज एंड गवर्नमेंट ड्यूटीज लाइक टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन, ये खर्चे भी डिसअलाउ हो सकते हैं कैश के ऊपर? नहीं, ये तो डिसअलाउ नहीं होने चाहिए ना, ये तो एक्चुअली लेकिन इसकी क्लैरिटी यही अगेन तो इसकी मांग वही रहा हूं। बात आप सही कह रहे हैं कि क्लैरिटी इसकी आनी चाहिए, और ये तो ऐसे चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं अब इसमें देखें अगेन ये खर्चे जो आपने ज़ुबैर साहब फरमाया ना, ये अगेन एक और सवाल है आपसे कि क्या ये एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेल में आते हैं कि नहीं आते। पहले तो सवाल का जवाब लेना है ना हमने। बिल्कुल आते हैं सर। अगर वो आते हैं वो किस सेंस में आएंगे, जैसे यूटिलिटीज़ का आपने सही फरमाया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्रोडक्शन है तो उसकी अगर फैक्ट्री का बिल है, सर प्रोडक्शन फैक्ट्री का बिल जो है मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो फैक्ट्री का बिल तो आप डिसअलाउ नहीं कर सकते ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। या जो किसी का मिसाल के तौर पे कोई फाइन सर है, अभी जैसे हमने रिटेल या कोई ट्रेडर की लीगल बात कॉस्ट की, आपने रिटेल ट्रेडर की लाइसेंसिंग बात कॉस्ट की, की बात कर रहे हैं सर आपने रिटेल ट्रेडर की बात की ना, तो रिटेल ट्रेडर का वो छोटे से छोटा ट्रेडर हो या बड़ा हो, जी जी उसने यूटिलिटीज तो यूज करनी है हाँ जी हाँ जी हाँ जी टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसके अलावा फ्यूल फॉर जनरेटर है, हाँ जी उसके अलावा यानी जो जब आप जितने भी हमारे ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं जब ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं उसके एक्सपेंसेस होते हैं खास जी, उनके, तो उसमें फ्रेट भी आ रहा होता है जी जी जो यानी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट इनको मिल रहा होता है। जी तो जी इस तरह के खर्चे जो हैं वो फिर ये नहीं, क्वेश्चन ये रहेगा बिल्कुल बाकी। आपकी बात सही है, ये होना चाहिए। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पहलू है कि देखें अगर हम फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, आपने तो 100% का कहा, हम यहाँ पे जहाँ पे कहते हैं कि जी कैश बेस्ड इकॉनमी है, कंप्लायंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी 100% नहीं भी मैंने टैक्स काटा, लेकिन जिस हद तक मैंने जिन पेमेंट्स पे टैक्स ऑलरेडी काट के पेमेंट की हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरी 35 लाख रुपए की सेल है, मैं एक रिटेलर हूँ और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप भी जो हम देख रहे हैं, देखें हमारी मकसद ये भी होता है इस वीडियोज़ को बनाने का कि आप दोस्तों तक नॉलेज पहुँचाई जा सके। जो बल्कि अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो या सवाल हो तो ज़रूर हमसे करें, ज़ुबैर साहब के प्लेटफॉर्म से मैं आपको कहना भी चाहूँगा। तो इसमें यही है कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी राय दे सकें, लेकिन इसमें देखें अभी ये भी होगा ज़ुबैर साहब कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर बैठने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमारे वो दोस्त या वो जो तो प्रोफेशन में नए हैं जी जी या वो जिनका कंसेप्चुअल थोड़ा सा इशू है कि वो थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा देर से समझते हैं, या वो लेमैन जिनको बिल्कुल इस बारे में नहीं अच्छा, पता, इसमें उन मैं तक ये एक बात चीज़ भी पहुंचाई थोड़ी जा और भी सके। क्लियर कर दूं, क्योंकि इस पे जैसे आपने बात की एक क्लैरिटी की भी ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे हैं कि जी जो अगर 2 लाख से ऊपर बैंक में जमा करा दिया तो मुश्किल आ जाएगी कैश, ऐसा नहीं है। वो सर सेल की बात हो रही है, हाँ जी, ये भी ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए हमें कि सेल रिलेटेड बात हो रही है, ये भी एक कंफ्यूजन है। फिर बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि जी इसका ताल्लुक शायद एक्सपेंडिचर से, सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस बैठने का मकसद ये भी था कि बताया जाए कि जी एक्चुअली लिंक थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स किया है,
कि उन्होंने कहा कि जी सेल अगर आपकी 2 लाख से ऊपर है तो उसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा सर इसमें एक और चीज भी देखें, उन्होंने कहा कि जी आपने 2 लाख से ऊपर की इनवॉइस पर जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया वो डिसअलाउ होगा 50%। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी सर है देखने वाली कि डिफरेंट सेल्स थी डिफरेंट कैटेगरीज की। हाँ जी। उसको ये कैसे बाइफरकेट किया जाएगा कि कितना पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर किस सेल से रेलेवेंट है? यही मेरा आपसे सवाल था कि मकसद यही है ना कि देखें आपको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि जी आपने कैश सेल ली है, आप उसमें एक मोटा हिसाब तो नहीं लगा सकते ना, आपको तो देखना पड़ेगा। अब अगेन ये बात देखनी पड़ेगी कि इसमें जो बेसिकली ये लॉ बनाया गया ना, इनका माइंडसेट ये है कि इंटीग्रेशन से इसको लिंक करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में भी ये है कि वो काम इतना आसान नहीं है। सर इसका मतलब है हम इसको आसान लफ्ज़ में समझ लेते हैं कि एक हमने जनरल अजम्पशन ली कि मैंने 50,000 के खर्चे क्लेम किए। जी जी। उस 50,000 यानी 3 लाख की सेल थी, 50,000 के खर्चे क्लेम किए तो 1 लाख के खर्चे कंप्लीट तो 50,000 डिसअलाउ तो 50,000 डिसअलाउ हो गया। अच्छा, यानी ये मान लिया गया कि मेरी 3 लाख की सेल के ऊपर खर्चे होंगे ही 50,000 के होंगे। एक अजम्पशन ले ली। जी जी, अजम्पशन। अच्छा, इसमें हमने फिर एक लॉ को दोबारा ओवरराइड कर दिया जहां पे क्लियरली मेंशन है कि अजम्पशन बेस असेसमेंट नहीं हो सकती। हाँ, ये तो देखें ना, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का अरमिया है। अगर हम सरमाइजेस की बात करें या अजम्पशंस की बात करें तो इस पर तो मुख्तलिफ आपको हाई कोर्ट की रूलिंग मिल जाएंगी। एक चीज़ देखें, क्योंकि अब हमारी डिस्कशन लंबी होगी तो बात को मुख्तसर करते हुए बात कहूँगा कि इसको ज़रा ये एवेल्यूएट किसी ने किया कि इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। सर आपने बैंकिंग सेक्टर को डिस्करेज किया कि जो बंदा थोड़ी बहुत सेल उठा के रात को बचाने के लिए बैंक में रखवाता था अब वो कैश में रख लेगा। उसमें गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि देखें 21S में होना क्या चाहिए था। अगर आप मेरे से पूछें 21S में गुजारिश ये होना ये चाहिए था कि आप एक लिमिट रखते कि जी आप जो NTN होल्डर हैं उनसे अगर आप परचेज, जैसे आपने 21Q में किया NTN होल्डर का कि जी 10% आप डिसअलाउ करेंगे, तो आप 21S में ये करते कि जी अगर आपके मिसाल के तौर पे ख़र्चे आप कर रहे हैं और आप कैश सेल कर रहे हैं और आप कैश सेल करते हैं बड़ी अमाउंट की, यानी पूरी आपकी एनुअल कैश सेल 10 मिलियन से या 20 मिलियन से ज़्यादा है मिसाल के तौर पे, और आपकी एक सिंगल पार्टी को कैश सेल 1 लाख से या 2 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, या 5 लाख से ज़्यादा, एक रेलेवेंट लिमिट निकालते हैं इन अ मंथ समथिंग लाइक दिस, और फिर आप कहते हैं जी हम उसको डिसअलाउ करेंगे ना सर, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी कि आप फिर उसको डिसअलाउ करते हैं। सर अभी आपने बात की 21Q के हवाले। जी सर, 21Q की। देखिए 21Q को अगर हम आसान थोड़ा सा पढ़ें तो वो कहता है डिसअलाउंस ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा सा पढ़ दूं अगर इसमें। वो कहता है जी फाइनेंस एक्ट 2025 है सब्स्टिट्यूटेड क्लॉज Q इन सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 whereby 10% of the claimed expenditure attributable to purchases। जी 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 जी। अभी आपने ऊपर 21 में क्लियरली बात एक्सपेंडिचर की बात कि एक्सपेंडिचर रेलेवेंट टू परचेजेस को नहीं क्लेम किया जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर नॉट परचेजेस, एंड परचेजेस मीन परचेज, और यही वजह थी कि बाद में 21 साल में परचेजेस का वर्ड शामिल किया गया था। और अब यहाँ पर 21Q लाने का मकसद भी सिर्फ ये है कि शायद एक के अंदर रखी हुई कमी को दूसरे में पूरा किया जा रहा है। जी ऐसे ही। अच्छा, हु आर नॉट नेशनल टैक्स नंबर होल्डर्स शैल बी डिसअलाउड, यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई बंदा भी जो इसमें फॉल करेगा और वो परचेजेस करेगा किसी ऐसे बंदे से जिसका NTN नहीं है हाँ तो उसकी 10% परचेजेस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये सर फिर लॉजिकल है, हम इसको समझते हैं लॉजिकल है। उसकी रीज़न ये कि देखें ज़ुहैब साहब, उसमें जो 10% है ना, एक लॉजिकल परसेंटेज है। देखें 10% अगेन एक लॉजिकल परसेंटेज है, बट जहाँ 50% की बात हो रही है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका इतना अरसा हो गया प्रैक्टिस में, क्या अगर कोई कारोबार आता है तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर उसके कोई खर्चे हैं तो उसके आधे खर्चे ही इररिलेवेंट होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो बात है कि आपको प्रॉब्लम क्या है कि अगेन आप इससे रेवेन्यू जनरेशन नहीं चाह रहे, आप क्या एडबैक्स आसान करना चाह रहे हैं। देखें प्रॉब्लम क्या है, मेरा एक सवाल है, आपके पास 177 है ऑडिट करने के लिए। अब ये तो काम आपने आसान कर दिया ना कि मेरे पास बड़ा आसान एक मेथोडिकल सेक्शन है कि मैंने जनाब कैश सेल पकड़ी और मैंने कहा इस कैश सेल से रिलेटेड प्रो रेटा किया मैंने, और मैंने कहा जी इतने एक्सपेंडिचर हैं और अल्टीमेटली ये आपके एड बैक हो गए। अच्छा सर, इसमें मैं ये तो मैंने आसान कर दिया। सॉरी, आपकी इसमें एक बात हम एडिशन कर दें ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये जो 21Q की बात हो रही है 10% एडिशन की परचेज के अंदर, जी 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 जी, के ऊपर ऐसा ही है कि जैसे कोई बंदा चीनी बना रहा है और वो गन्ना डायरेक्ट ग्रोवर से खरीद रहा है, ग्रोवर से ले रहा है, और ग्रोवर NTN होल्डर नहीं है तो वहाँ ये वाले क्लॉज ये ग्रोवर पे अप्लाई नहीं होगा। यस, ग्रोवर पे नहीं होगा। हाँ, इन बिटवीन मिडिल मैन होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। और उस मिडिल मैन से ली, अगर मिडिल मैन NTN होल्डर नहीं है तो उससे की हुई परचेज 10% एड बैक हो सकती है। जी 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 जी, ऐसे ही कि मिडिल मैन अगर कोई होलसेलर है
उससे आप परचेज़ कर रहे हैं, वो मिडिल मैन है, तो फिर 10% एड बैक हो सकती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्चुअली हो क्या रहा था, एक्चुअली हो ये रहा था कि आपको भी पता है प्रैक्टिकल, अगर मैं सिनेरियो की बात करूं कि जब केसेस ओपन होते थे 161 के या 122 के या कोई भी ऑडिट का केस, और क्लाइंट से यानी टैक्स डिपार्टमेंट वाले मांगते थे कि जी एनटीएन वाइज आप डिटेल दें कि आपने किस किस से परचेज़ की, तो वहाँ एक कॉलम होता था जिसमें कहते थे जी इन लोगों के एनटीएन है और इनके सीएनआईसी हैं। तो अल्टीमेटली उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि जनाब आप या तो एनटीएन देंगे या अदरवाइज़ आपका डिसअलाउंस हो जाएगा। तो वो अल्टीमेटली अगर मेरा ऑडिट हो रहा है या मेरा कोई 161 का केस हो रहा है परचेजेस के केस में, तो वो जब मैं परचेजेस की अपनी डिटेल दूंगा तो जहां मैं एनटीएन वाइज डिटेल नहीं दे पाऊंगा तो वहां मेरी एडिशन आ जाएगी। लेकिन सर उसमें फिर वही बात है ना, देखें हमारे यहाँ इररिस्पेक्ट अगेन वही आपकी वाली बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ के मैंने टैक्स काटा कि नहीं काटा। यस, इसमें भी एक और बात है ना सर, देखें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रोवर, अभी 21Q की बात हो रही है, 21S की नहीं हो रही। हम 21Q के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जी ग्रोवर को आपने एग्जम्प्ट कर दिया, मिडिल मैन को आपने 10% की बेस पे ले आए। जी जी। अच्छा, अब अगर मैंने वो 21S वाली रसीद जमा करवाई जी और इसके अगेंस्ट किए हुए खर्चे रेलेवेंट टू 21Q थे, अब 50 और 20 में से किसको एंगेज किया जाएगा, विच एवर इज हायर और विच एवर इज लेस? ये भी बिल्कुल बड़ा आपका वाज़ेह सवाल है। इसमें तो देखे ना, अगर मैं देखूं तो विच एवर इज हायर की तरफ ही जाएगा डिपार्टमेंट। आप क्योंकि वहां पे तो 21S फौरी तौर पे इंप्लीमेंट हो जाएगा ना, 21Q उसमें से फौरी डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसे ही। अच्छा, अब मिडिल मैन की बात करते हैं इन द शेडो ऑफ 21Q। जी। आपका 60% ग्रोवर जो है जी जी वो चीज ला के नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उसके आगे बंदे होते हैं जो उससे उठाते हैं जी जी। और आपकी फैक्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, जैसे कॉटन हो गई, जैसे आपका शुगर कैन हो गया, वीट हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं सारी। अब इसकी इनके अंदर हम जब बात करेंगे तो मिडिल मैन से मुराद वो बंदा जो उससे लेकर यहाँ पहुंचा रहा है और इनसे पैसे लेके ग्रोवर को दे रहा है, या मिडिल मैन से मुराद वो बंदा जिसने ग्रोवर से परचेज कर लिया और अब इनको आगे सेल कर रहा है। अब उसमें यही प्रॉब्लम है ना, जैसे आपने इंडस्ट्री वाइज बात की ना, तो अगर आप सादा सी मिसाल पोल्ट्री की ले लें, ठीक है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आपकी एग्स की हैचिंग है हैंस की, वो बेसिकली जब वहाँ से हो रही है तो अल्टीमेटली फार्म से डायरेक्ट कोई भी बंदा नहीं उठा रहा होता। अदर देन अगर मैं बात करूँ कोई 2-3 बड़े होंगे तो वो कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो मिडिल मैन होता है, वो मिडिल मैन उन एग्स को परचेज करके अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं। इसमें भी 2 मिडिल मैन है ना, एक वो है जिसने परचेज किया और कोल्ड स्टोरेज में रख लिया, और एक वो है जिसने इनसे उठाया, उन तक पहुंचाया और इनसे पैसे लेके अपनी कमीशन रख के इनको वापस कर। वही सर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि जैसे आपने बिल्कुल वेरी राइटली सेट कहा, तो हो ऐसे ही रहा होता है। तो 90% केसेस में, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी वीट है, ठीक है, आपका राइस है, राइस के केस में आप देख लें, कोई भी हो जाए जो कि बेसिकली आपकी एग्री प्रोड्यूस है, हम उसमें नहीं जाते जो इस किस्म की एग्जांपल हैं जो कि शायद हमारे नाज़रीन को समझना है, जैसे कॉर्न्स की एग्जांपल ले लें, तो कोई भी शख्स हो उसमें मिडिल मैन होना ही होना है। तो अल्टीमेटली ये आपने जो बात की ना 60%, मुझे लगता है आपने कसर नफसी से काम लिया है, शायद 70-75% हो। हाँ, कह सकते हैं। लाइफ स्टॉक में तो खासकर ये है। जी 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 जी। आपकी टोबैको इंडस्ट्री में भी यही है। जी हाँ, सही। टोबैको इंडस्ट्री तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर चलती नहीं, वो चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है उसको आगे लेके जाया जा सके। अच्छा सर, इसमें माफी के साथ एक सवाल ध्यान में आया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से कंफर्म होगा ना कि मेरी ये कैश सेल्स हैं या मेरी, अच्छा मैं ये जनरल ये भी प्रिजम्पशन है, जिस तरह डिपार्टमेंट बहुत सारी प्रिजम्पशन लेते हैं, जी बिल्कुल, मैं प्रिजम्पशन लेता हूँ कि मेरे ही 2 अकाउंट चल रहे हैं। जी जी। एक अकाउंट डिक्लेयर है और एक हिडन है, शायद डिपार्टमेंट की एक्सेस में नहीं है या डिपार्टमेंट को मैंने डिक्लेयर नहीं किया, व्हाट्सओएवर जो भी है। मेरा ऑडिट किया जा रहा है और मैंने डिपार्टमेंट को लाके अपनी वो स्टेटमेंट दी जिस स्टेटमेंट में मैं अपने हिडन अकाउंट से पैसे सारे कैश डाल के इधर डाल लेता हूँ जी, तो ये तो मेरी 100% बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल ऐसे। फिर मेरे एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे। हाँ, अब देखें ना, उसमें सवाल ये है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब उनका ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। मैं तो वही कहा ना, मेरा एक अकाउंट है ए, एक है बी। हाँ। मैंने ए के अंदर सारा कैश डाला। हाँ। उस कैश से सारा का सारा बी में कन्वर्ट किया, काउंटर एंट्री हो गई, मेरे पास एक प्ली आ गई कि ये 2 एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने बी वाली स्टेटमेंट को ऑडिट के लिए प्रेजेंट कर दिया कि सर मेरे इसको चेक कर लें, 100% एंट्रीज जो है थ्रू बैंक आई हुई है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब मुझे 21 नहीं लगेगा। नहीं, उसमें देखें, उसमें तो फिर ये है ना कि यू नीड टू नो के द अदर पर्सन इज स्मार्ट इनफ टू नो कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है, तो फिर तो बात आ सकती है। लेकिन अदरवाइज आपकी बात सही है कि अगर वो पिकअप नहीं होती कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है, तो फिर शायद यहाँ पे एक जो बड़ा अहम सवाल है ना, 2-4 सवाल मैं छोड़ना चाहूँगा कि एक तो पॉइंट आपने बड़ा सही रेस किया टैक्स रिडक्शन का, कि जी अगर जेन्युइन टैक्स रिडक्शन है और सारे खर्चे हैं उसके बावजूद
21 सेस की इन्फ्लेशन होगी या नहीं होगी, दैट रिमेन्स इन एम्बिग्विटी। फिर क्लोजिंग में हम ये भी बात करना चाहेंगे कि जी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिल्कुल हम मानते हैं कि अपोर्शमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का एक तरीक़ेकार वाज़े किया गया है और शायद इस केस में भी वही लगाया जाएगा, लेकिन जो इन्वॉइसेस का मामला है, जो 2 लाख से ऊपर इन्वॉइसेस आपने नहीं काटनी और फिर अपोर्शमेंट ऑफ एक्सपेंसेस होनी है, और वो कहा गया कि एक्सपेंसेस जो कि एट्रीब्यूटेबल टू दैट सेल हों। अब एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू ओवरऑल सेल्स की बात नहीं हुई, कैश सेल्स, वहाँ पे वो लॉ में ये कहता है कि जो 2 लाख की इन्वॉइस आपने काटी या उससे ऊपर की और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी इन्वॉइस टू इन्वॉइस एक्सपेंस लिंक हो कि जी इस इन्वॉइस से रिलेटेड ये खर्चा हुआ है और लिहाजा ये इन्वॉइस क्योंकि कैश से एक लिमिट से ऊपर थी तो उसका खर्चा 50% डिसअलाउ हो जाएगा। नहीं है ना, तो ये किस तरह होगा। और दूसरी बात है कि उसमें भी एक सवाल ये आ जाता है, जैसे आपने फरमाया कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और सवाल करता हूँ कि अगर मैंने उस कैश की सेल पे सेल टैक्स जमा कराया हुआ है, सपोज आउट मैंने जी सेल टैक्स जमा कराया हुआ है, हर चीज़ की हुई है, तो वो कैश की सेल को आप कैसे क्वेश्चनेबल करें? वो तो डिक्लेयर्ड है जी, तो ये बताइए ना आप कैसे। मैं कहता हूँ जी मैंने 16% सेल टैक्स भी जमा कराया है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अनरजिस्टर्ड को मैंने सेल की है, उसकी भी रिलेटेड टैक्स मैंने वो भी जमा कराया है, तो उससे उधर को कहाँ लेके जाएंगे? यानी सर इसको हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एक तो 21 एस के बारे में हमने अभी जो बात की कि 2 लाख से ऊपर की जब भी होगी, इसमें बज़ाहिर तो नज़र ये आता है कि यानी स्क्रूटनी ज़रूर होगी कि बहुत सारे लोग जो कैश पे काम कर रहे हैं, हमारी कैश इकानमी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इससे डिस्करेज शायद हम बैंकिंग सेक्टर को भी कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए कुछ पहले आसान, यानी या तो इसमें इस वक्त यानी इस इन्फ्लेशन के दौर में 2 लाख रुपया को बड़ी अमाउंट नहीं है, या तो इसको अमाउंट को एक सेक्टर में बढ़ा ले जाया जाता। मैन्युफैक्चरर्स की बात रही तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स की तो सेल है ही बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, इम्पोर्टर्स की भी, क्योंकि वो विद होल्डिंग से वैसे एग्जाम्प्ट होते हैं। तो इसमें एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा आपके बिफोर वी क्लोज के जो भी है इसमें एहतियात अब बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी साहब में जी। क्योंकि एक मसला इसमें ये आ गया है कि देखें अल्टीमेटली जो 2 लाख से ऊपर के लोग अपने अकाउंट्स नहीं देख रहे या चीज़ें नहीं कर रहे, उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं, और एक मैं ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ बीइंग कंसल्टेंट कि एक अमेंडमेंट्स का 122 का और 161 का हो सकता है एक पलंदा आपकी हमारी टेबल पे आना शुरू हो जाए कि जी ये क्या हो रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि इसकी इम्प्लीकेशंस या प्रैक्टिकलिटी कैसे अप्लाई होगी वो एक तरफ, लेकिन ऑब्वियसली वो लॉ की इन्फ्लेक्शन ज़रूर होगी टैक्स पे। सर वो फिर उसी तरह होगा कि ये जनरल डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह इस साल हुआ कि क्लोजिंग करने से पहले बहुत सारे ऑफिसर्स ने, वो भी हमारे दोस्त ही हैं, साथ चलते हैं, उन्होंने 30th ऑफ जून को नोटिस इशू कर दिए कि हमने टाइम बार लिमिट से पहले नोटिस इशू कर दिए। अब इसका क्यूरी बाद में आ जाए तो होता नहीं है। अच्छा, उसमें एक और मज़ेदार बात भी है कि टाइम बार्ड के अंदर ये भी है कि अब तो कॉन्डोनेशन का भी एक सवाल समझ नहीं आता कि वो कहते हैं जी कॉन्डोनेशन भी जो है हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं प्रोवाइडेड फर्दर रेवेन्यू लॉस हो, लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर सर इसका मतलब हम दोबारा डिस्कस आशिक अली राना साहब आएंगे तो उनसे भी डिस्कस करते हैं। इसमें आशिक अली राना साहब से इस बारे में ज़रूर पूछेंगे, और इसमें एक चीज़ ज़रूर कि जब हम कॉन्डोनेशन की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे केसेस जो टाइम बार्ड हो रहे हैं 30th जून को, जो पिछले 5 साल में कवर अप नहीं हो सके, तो जब उनको कॉन्डोनेशन में जाकर डिले ले लेंगे तो अगले केसेस जो टाइम बार्ड हो रहे थे ये उनके अंदर मिक्स हो जाएंगे, और वो 5 साल के केस अगले 7 साल में भी वो कंप्लीट नहीं हो सकते। कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेकर चले, और इसमें जो नई अमेंडमेंट आई हैं, हमारा एक नया प्रोग्राम होगा जो हमारे एक और साथी आशिक अली राना साहब के साथ होगा। आप इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम उनके साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। आज 21 और 21 क्यू पे बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि नई चीज़ है, कुछ हमारी भी इसमें लाजमी तरबियत होती है, जब हम आपके लिए कुछ पढ़ते हैं तो हमारे अपने सवाल भी क्लियर होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को साथ साथ लेके चलते रहें। जो भी क्यूरीज हों इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग या किसी और सेक्शन से रिगार्डिंग, वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम करने से पहले उनके जवाब आपके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।